नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में। और थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो जाएंगे और यदि आपकी कानून से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और वकील साहब आपको जवाब देंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में धर्मेंद्र जी मौजूद है। धर्मेंद्र जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे कि क्या दाखिल खारिज करने से कोई व्यक्ति मालिक हो जाता है? देखिए, किसी भी प्रॉपर्टी के स्वामित्व की अगर हम बात करते हैं, टाइटल की बात करते हैं, तो टाइटल जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग राइट ट्रांसफ़र होते हैं किसी भी ए पर्सन से बी पर्सन को जी। यानी ट्रांसफ़र करने वाला और ट्रांसफ़र लेने वाला दोनों के बीच का रिलेशन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होते हैं उसके माध्यम से होता है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें जस्टिस शाह ने अपना व्यू देते हुए पूर्व के कई आदेशों को वर्णित करते हुए ये कहा कि किसी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में यानी तहसील में, नगर निगम में या किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट में जहां रेवेन्यू का कलेक्शन होता है और वहां पे किसी के नाम का म्यूटेशन हो जाने को उसके मालिकाना हक हो जाने की बात नहीं मानी जाएगी। ऑनरेबल जस्टिस ने अपने व्यू में एक जो फैक्ट्स थे, फैक्ट्स रीवा के एक केस का रेफरेंस देते हुए कहा, उसमें जजमेंट जो दिया वो रीवा का केस है और उसमें एक विल के माध्यम से म्यूटेशन हो जाने के बाद यानी वसीयत के माध्यम से म्यूटेशन हो जाने के बाद जिसको मालिक माना था अथॉरिटी ने, उसके पक्ष में हुए आदेश को चैलेंज किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि म्यूटेशन जो हुआ है वो म्यूटेशन एक स्पेसिफिक रेवेन्यू कलेक्शन के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में नेम एंट्री करने का एक प्रोविज़न है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई मालिकाना हक किसी को प्राप्त हो गया है। यहाँ पर कोर्ट ने यह भी कहा कि मालिकाना हक का मूल निर्धारण न्यायालय के द्वारा होना चाहिए। यदि कहीं कोई विवाद है, वसीयत या किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से, चाहे वो गिफ्ट डीड हो, चाहे वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग सेल डीड हो, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हिबानामा हो या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके माध्यम से प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया गया है, उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र करने के बाद जिसके पक्ष में ट्रांसफ़र हुआ है, यदि कोई थर्ड पर्सन उससे एग्रीव्ड है तो निश्चित रूप से ये चैलेंजेबल है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पहले भी इस तरह की कई विधि व्यवस्थाएं दी हैं जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रीवा में पारित एक आदेश के परिप्रेक्ष्य में ये अपनी विधि व्यवस्था वर्तमान में भी दी है। जी सर, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। हर्ष है मुरादाबाद से। हर्ष, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हर्ष, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। जी, मेरा प्रश्न यह है जी कि हमारी पत्नी ने बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली। जी। इसका हमने एक मुकदमा दिखाया था उसमें थाने में, तो थाने वालों ने। जी हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना प्रश्न पूरा करिए हर्ष। हाँ जी, वो थाने में हमने एनसीआर तक कराई 494 की, उसने बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली जी। इसमें उपरांत में सब अदालत में हमने उसकी चाराजोही करी और इस्तीफा दायर किया जिसमें 200 का बयान हुआ। 200 बयान होने के बाद में उसको तलब कर लिया गया। अब जो गवाही में मुकदमा आया तो उसमें 2 गवाह मर गए, एक मेरे पिताजी थे, एक ऑफिस के आदमी थे जी। तो अब उसमें सर गवाही में कैसे होगा? 2 गवाह तो मर गए, तो अब कैसे होगा? देखिए, ये बात मालूम करनी। देखिए ऐसा है, कोई भी केस जिसमें एफआईआर आपकी संबंधित थाने में दर्ज हुई हो या ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष आपने कंप्लेंट केस फाइल किया और कोर्ट ने आपके स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 202 लेने के बाद एक्यूज को समन किया हो, कोई भी केस चाहे थाने में हो चाहे कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया हो, दोनों केसेस में जो गवाहों की सूची जिस समय जांच होती है या जिस समय आप परिवाद दाखिल करते हैं, उस समय जो गवाहों की सूची आप देते हैं, उस गवाहों की सूची के आधार पे ही जब विचारण चलता है केस का, यानी ट्रायल चलता है केस का, तो उन गवाहों को ही कोर्ट समन करके उससे
उनके जो बयान है और उनसे जो प्रतिपरीक्षा का प्रोसेस है, यानी स्टेटमेंट एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, दोनों को लेने के बाद आगे जजमेंट के लिए न्यायालय बढ़ती है। लेकिन यदि आपके केस में आपके जो गवाह थे उन गवाहों का निधन हो गया है और आपने 494 आईपीसी के अंतर्गत केस रजिस्टर्ड कराया था आपकी वाइफ के खिलाफ, जिन्होंने बिना डाइवोर्स लिए किसी थर्ड पर्सन से मैरिज कर ली और उसके पुख्ता प्रमाण आपके पास हैं, तो आप न्यायालय के समक्ष उन प्रमाणों के साथ में एप्लीकेशन देके दूसरे गवाहों को भी प्रेजेंट करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यानी जो दूसरे गवाह उस समय घटना के समय थे जिनको आप उस सूची में नहीं दे पाए थे और आपको ये लगता है कि उन गवाहों के नाम को देने से आपके केस को बल मिलेगा, तो निश्चित रूप से आप दूसरे गवाहों का नाम न्यायालय के समक्ष दे सकते हैं और न्यायालय से इस बात के लिए प्रेयर कर सकते हैं कि न्यायालय आपके इन गवाहों को समन करे। न्यायालय को एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोविजंस हैं उसमें किसी भी केस में न्याय करने के लिए किसी भी विटनेस को समन करने का राइट है। तो ऐसी स्थिति में आप न्यायालय के समक्ष प्रोसीडिंग को कंप्लीट करें। हर्षी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं कानून से जुड़ा। यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होता है। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आप भी भागीदार बने और संचारी रोगों पर करें वार। हर हफ्ते कूलर का पानी बदलें, करें डेंगू पर वार। पूरी बाह के कपड़े पहने, होगी डेंगू से सुरक्षा। गमले में पानी इकट्ठा न होने दें, नहीं पनपेंगे मच्छर। सोते समय मच्छरदानी लगाएं, होगी मच्छरों से सुरक्षा। पानी की टंकी को ढक कर रखें और नियमित सफाई करें। हाथों को स्वच्छ रखें। पानी को ढक कर रखें और उबाल कर पिएं। मिलकर हम सब करें मच्छरों पर वार। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से सुरक्षित रहे घर परिवार। लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है स्वच्छता। तो आइए हम सब मिलकर स्वच्छता को अपनाएं और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों को जड़ से मिटाएं। आइए हम सब मिलकर के हर प्रकार के संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए, संचारी रोग के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में सहभागी बने और अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखें। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम अलग अलग कानूनी प्रक्रियाओं पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ गए हैं। हमारे साथ पंजाब से सुखविंदर हैं। सुखविंदर जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। नमस्कार सर जी। नमस्ते जी सुखविंदर जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी मैम, सर जी हमने एक एफआईआर रजिस्टर करवाई थी 380 की धारा के तहत, जिसके तहत उसने चलान की कॉपी पेश नहीं की निचली अदालत में। अब उन्होंने खारिज रिपोर्ट की कॉपी पेश की है सर। खारिज रिपोर्ट पेश होने के बाद
अब जज ने दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको दोबारा एसएचओ साहब को भेज दिया। सर हम आपसे ये बात जानना चाहते थे कि हमने इसमें अपनी एफआईआर को स्टैंड रखना है, इसमें हम क्या करें इसमें? देखिए, किसी भी क्रिमिनल केस में इन्वेस्टिगेशन होने के बाद न्यायालय के समक्ष जो रिपोर्ट जाती है वो फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट के रूप में जाती है। आपके केस में यदि एफआईआर लगी यानी फाइनल रिपोर्ट लगी और उसके बाद कोर्ट ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर दिया, तो ऐसी स्थिति में आपको जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आपको सारे एविडेंसेस प्रोवाइड करने चाहिए। और यह भी आपको देखना चाहिए कि जो आपके केस में पहले एफआईआर लगी, फाइनल रिपोर्ट लगी, उसके पीछे जो 161 के स्टेटमेंट्स नोट किए होंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, उसमें किसके किसके स्टेटमेंट नोट किए और क्या स्टेटमेंट नोट किए। क्योंकि जो बयान दर्ज किए हैं उन बयानों के आधार पर ही अंतिम आख्या लगाई। अब अगर वो बयान इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने सही दर्ज नहीं किए तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये अधिकार है कि आप सही बयानकर्ता के एफिडेविट यानी जो राइट स्टेटमेंट देने वाले एविडेंसेस हैं उनके एफिडेविट को आप थ्रू एसपी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनको भेज दीजिए, या थ्रू कोर्ट भी आप भेज सकते हैं क्योंकि कोर्ट ने उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया है। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी दोबारा जांच जो हो रही है उस दोबारा जांच में आपको सही विटनेस जो आपके केस को बल देते हों, आपके केस को सपोर्ट करते हों, उनकी एविडेंस एफिडेविट के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दीजिए, जिससे आगे वो किसी भी तरह की एफआईआर या इस तरह की प्रोसीडिंग्स को ना कर सकें। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में वो 161 के जो स्टेटमेंट होंगे उसके साथ में उनको वो एफिडेविट एनेक्स करने पड़ेंगे। अगर वो एनेक्स नहीं करते हैं, न्यायालय के द्वारा आप द्वारा भेजे गए हैं और वो एनेक्स नहीं करते हैं, तो न्यायालय में आगे उसी इशू पर आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश फिर करा सकेंगे। जी, सुखेंदु जी, कॉल करने के लिए धन्यवाद। और हमारे साथ अरुण बरेली से जुड़ चुके हैं। अरुण, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। गुड आफ्टरनून सर, मैं अरुण बोल रहा हूँ बरेली से। गुड आफ्टरनून जी अरुण जी, हेलो, अपना गुड प्रश्न आफ्टरनून पूरा सर, मैं करिए। बरेली से अरुण बोल रहा हूँ। जी अरुण, अपना प्रश्न पूरा करिए, आपकी आवाज आ रही है। सर कहते मैंने एक दुकान दी थी 11 महीने के एग्रीमेंट पे। जी हेलो अरुण, आपकी आवाज हम तक आ रही है। आपने दुकान ली थी, आगे अपनी बात को पूरा करिए। मैम कहते मैंने 11 महीने के एग्रीमेंट पे कहते दुकान दी थी, 31 अगस्त को कहते हैं कंप्लीट हो गया। और जो किराएदार है वो कहते हैं खाली करने को तैयार नहीं हो रहा है। मुझे कह रहा है कि आप कोर्ट में जाइए, तो मुझे इसकी सहायता करनी कि मैं क्या करूँगा ऐसी परिस्थिति में। देखिए, अगर 11 मंथ का कोई भी एग्रीमेंट हुआ था तो जो एग्रीमेंट है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग 11 मंथ तक लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच का लीगल रिलेशन रहा। अब ऐसी परिस्थिति में जो भी टेनेंट या लैंडलॉर्ड जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको आगे एक्सटेंशन अगर करना चाहते हैं तो उनको फ्रेश एग्रीमेंट करना चाहिए। अगर फ्रेश एग्रीमेंट नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रीवियस में 11 मंथ के लिए किया गया एग्रीमेंट की मियाद पूरी होने के बाद, उसकी लिमिटेशन पूरी होने के बाद उस एग्रीमेंट का प्रभाव ख़त्म हो जाता है। अब यदि आप टेनेंट हैं तो आपके अपने पोजीशन के राइट को सिक्योर करना आपका अपना लीगल राइट है। इसी प्रकार यदि लैंडलॉर्ड हैं तो लैंडलॉर्ड को भी 11 मंथ के बाद इजेक्टमेंट कराने का वैधानिक राइट है। तो दोनों स्थितियों में लीगल राइट को इस्टेब्लिश करने के लिए लीगल प्रोसेस में ही जाना चाहिए। जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उनको सिविल कोर्ट में आप प्रोसीड करने के साथ अपने रिलीफ को पा सकते हैं। अरुण जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। यदि आपका भी कानून से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। सर, मालिकाना हक को लेकर बात करते हैं कि मालिकाना हक कैसे निर्धारित होता है। जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को फॉलो करते हुए या सक्सेशन एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करते हुए जिन प्रॉपर्टियों को ट्रांसफ़र किया जाता है या ट्रांसफ़र होती हैं उन प्रॉपर्टियों का मालिकाना हक का निर्धारण दस्तावेज के माध्यम से होता है या न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश या डिक्री के माध्यम से होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो भी संपत्ति किसी को प्राप्त हो रही है उस संपत्ति को प्राप्त करने का इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट यदि लीगल है
तो मालिकाना हक भी लीगल माना जाएगा। जैसा कि मैंने पूर्व में भी दर्शकों को बताया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी लेटेस्ट व्यू दिया म्यूटेशन पर, और इससे पहले भी इस इशू पर कई व्यूज़ ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के आए, जिनमें कोर्ट ने ये निर्धारित किया कि म्यूटेशन के आधार पर मालिकाना हक का सुनिश्चित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मैं दर्शकों को इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का जो वे है वो लीगल होना चाहिए। यदि किसी दस्तावेज यानी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हो रही है तो उस लीगल डॉक्यूमेंट को प्रॉपर होना चाहिए, जिस आधार पे उनका आगे म्यूटेशन भी हो सके और उनके मालिकाना हक का सुनिश्चित भी हो सके। प्रॉब्लम तब आती है जब कोई थर्ड पर्सन जो उस प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व होता है या जिसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, थर्ड पर्सन जब इंस्ट्रूमेंट को या प्रोसेस को चैलेंज करता है तब प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए मालिकाना हक के निर्धारण के लिए जो प्रोसेस है उसको लीगल और सही तरीके से कंप्लीट करना चाहिए और डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड कराने से पहले उस प्रॉपर्टी की चेन डीड को ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि जहाँ से संपत्ति की उत्पत्ति हुई है, जहाँ से संपत्ति ओरिजिनेट हुई है, वो टाइटल क्लियरेंस बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप प्रॉपर्टी के लिए लोन लेते हैं, आप प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को सुनिश्चित कराते हैं या प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफ़र करने की बात करते हैं, तो हर जगह चेन डीड की महत्ता है और उस चेन डीड के अकॉर्डिंग ही आपका मालिकाना हक स्पष्ट और निर्धारित होता है। जी, तो उम्मीद करते हैं मालिकाना हक कैसे निर्धारित होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसी बीच हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं। लखिंदर सिंह है पंजाब से। लखिंदर सिंह, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। लखविंदर सिंह जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। लगता है संपर्क टूट गया है। देवेंद्र सिंह गुजरात से हैं। देवेंद्र जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। लगता है संपर्क टूट गया है। आप हमें फिर से संपर्क कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। सर, अगला सवाल मेरा आपसे है कि वसीयत और पावर ऑफ अटॉर्नी के अधिकारों को कैसे चैलेंज किया जा सकता है? जैसा कि मैंने दर्शकों को पहले भी बताया, मालिकाना हक के निर्धारण में वसीयत भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में है, यानी विल भी एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के रूप में है। इसी प्रकार जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो पावर ऑफ अटॉर्नी भी किसी के राइट को आगे एग्जीक्यूट करने का एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जी। यहाँ पर विल और पावर ऑफ अटॉर्नी दोनों में डिफरेंस को जानना बहुत ज़रूरी है, जिस आधार पे उनके अधिकार जो विल के माध्यम से, पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से किसी को ट्रांसफ़र होते हैं, उनका सुनिश्चयन होता है। और उसके बाद फिर इन दोनों इंस्ट्रूमेंट, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को कैसे चैलेंज किया सकता है, इसके बारे में दर्शकों को हम बताना चाहेंगे। विल और पावर ऑफ अटॉर्नी दोनों में डिफरेंस ये है कि विल को कोई एग्जीक्यूट करता है अपने जीवन काल में कि उसकी जो भी प्रॉपर्टी उस विल में मेंशन है, उन प्रॉपर्टियों के राइट उसकी डेथ के बाद किसको और किस तरीके से ट्रांसफ़र होंगे। विल का जो लीगल वैल्यू है वो आफ्टर द डेथ, यानी विल एग्जीक्यूट करने वाला जो पर्सन है उसकी डेथ के बाद ही उस डॉक्यूमेंट की वैल्यू होती है, यानी उसको एक लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में राइट जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति है उसका इस्तेमाल कर सकता है। इसी प्रकार पावर ऑफ अटॉर्नी भी दो तरीके से होती है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। तो जनरल और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में भी जो पावर ऑफ अटॉर्नी करता है और जिसके फेवर में वो पावर ऑफ अटॉर्नी कर रहे हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है, ये भी एक महत्वपूर्ण इशू है आज की डेट में, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं और नहीं, इसमें बहुत सारे ऑनरेबल कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं। उन जजमेंट्स के अकॉर्डिंग लोगों ने पावर ऑफ अटॉर्नी का बहुत दुरुपयोग किया, तो रिलेशन को इम्पॉर्टेंट पॉइंट के रूप में पावर ऑफ अटॉर्नी में मेंशन करना कंपलसरी हो गया। इसी प्रकार पावर ऑफ अटॉर्नी में जो स्पेशल या जनरल राइट दिए जाते हैं, उन राइट को जीवन काल में ही वो व्यक्ति एग्जीक्यूट कर सकता है जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। विल और पावर ऑफ अटॉर्नी में यही डिफरेंस है। विल आफ्टर द डेथ एग्जीक्यूट होती है, पावर ऑफ अटॉर्नी जब तक जीवित है व्यक्ति तब तक ही उसका प्रभाव रहता है, यानी एग्जीक्यूशन उसका हो सकता है। यदि पावर ऑफ अटॉर्नी को या विल को कोई व्यक्ति करने वाला
किसी विषय में परिवर्तित करना चाहे तो वो परिवर्तित भी कर सकता है। अब यहाँ पे डिस्प्यूट जब एरेज होता है कहीं पे तो दोनों को चैलेंज किया सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी के राइट जिसने दिए हैं, अब वो व्यक्ति जिसके पक्ष पावर ऑफ अटॉर्नी के राइट मिले हैं उसको वो दुरुपयोग करता है। जो पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से ट्रांसफ़र के राइट मिले हैं उन ट्रांसफ़र के राइट के अकॉर्डिंग उसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, पैसे को अपने पास रख लिया। जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी दी तो उसको ट्रांसफ़र नहीं किया। विल करने वाले व्यक्ति ने एक विल की, फिर दूसरी विल की, इसी तरह से बीच में अनरजिस्टर्ड विल भी कर दी या रजिस्टर्ड विल कर दी, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो गए और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने के बाद चैलेंज होता है। तो ऐसी स्थिति में जो इंटरेस्टेड पार्टी है, सीपीसी के जो प्रोविजंस हैं उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो भी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड पार्टी है वो किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी भी स्टेज पे चैलेंज कर सकता है। जी, इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक हैं, वो जुड़ चुके हैं। देवेंद्र सिंह जी हैं गुजरात से। देवेंद्र जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। देवेंद्र जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। लगता है देवेंद्र जी से संपर्क टूट गया है। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और कानून से जुड़ा यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, अगला सवाल मेरा आपसे है कि कर टैक्स यानी कि जो टैक्स है वो निर्धारित प्रणाली पर कोर्ट का क्या विचार है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पर बहुत ही अभी क्लियर व्यू दिया जी। सेक्शन 14 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने व्यू दिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए भी हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कराधान व्यवस्था जी को सेंट्रल गवर्नमेंट को एक उसके लिए एक प्रोसेस बनाना चाहिए। जी क्योंकि अब सेक्शन 14 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो अथॉरिटी हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, जी इस प्रोविज़न का कहीं ना कहीं मिसयूज़ भी होता है। जी। क्योंकि जिसकी इनकम उसके रिटर्न में शो नहीं है, उस इनकम को उसने कहीं व्यय खर्च कर दिया है, उसका एक्सपेंडिचर जो भी था उसको उस इनकम का उसको उसने उस अपने इनकम टैक्स रिटर्न में मेंशन नहीं किया, तो वहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर के राइट इस्टेब्लिश हो जाते हैं और वो उसको माने या ना माने या उसका डिस्कशन हो जाता है। जी। तो ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी से कर अधिक ले लेना, किसी से कम ले लेना, किसी को कर के बारे में पूर्ण जानकारी ना होना, ये सब जो अनियमितताएं हैं ये अनियमितताएं नहीं होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को कराधान व्यवस्था को एक स्मूथ प्रोसेस में एक प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ सेटअप जो बिल्कुल एक सेट फॉर्मेट में सेटअप है उसके अकॉर्डिंग आम जनता तक भेजना चाहिए, जिससे आम जनता को कर देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आप यानी हमारे दर्शक भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि जो इंडिया में कर देने का रेशियो है वो कितने % जनता का है। तो ऐसी स्थिति में एक न्यूनतम प्रतिशत है जनता का जो कर देते हैं और उस कर से अधिकतम प्रतिशत है उस जनता का जो उस कर का लाभ लेते हैं गवर्नमेंट की योजनाओं के रूप में। तो ऐसी परिस्थिति में कराधान व्यवस्था अगर सुदृढ़ नहीं होगी या नियमतः नहीं होगी या एक सेट फॉर्मेट में नहीं होगी तो जो प्रॉपरली टैक्स देने वाले लोग हैं उनके साथ जस्टिस नहीं होगा। जी, इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक है, वो जुड़ चुके हैं। शिव कुमार जी हैं बुलंदशहर से। शिव कुमार जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। मैडम, मेरा प्रश्न ये है, गांव के प्रधान ने LNC की जो जमीन पड़ी हुई वो जी। अपने सगे भाई और भाभी और मम्मी के नाम करा दी, अपने भांजे के नाम करा दी। जी तो और वो भी जो कीमती जमीन वो एक तरफ उसमें वो जो है आश्रम के लिए प्रस्ताव दिया है, दूसरी तरफ उसमें उसी में प्रधान ने अपने भाभी और भाई और भांजे के नाम पट्टे कर दिए, जबकि वो दूसरे गांव का है जो जी। भांजा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करा जाए? देखिए, रेवेन्यू कोड के जो प्रोविजंस है, राजस्व संहिता के जो प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग कोई भी पट्टा किसी भी प्रधान द्वारा, चाहे समिति में उसने प्रस्ताव भी ला करके उसको पारित करा लिया हो, जी। वो अपने रिलेटिव्स को नहीं कर सकते हैं, वो किसी दूसरे ग्राम में रहने वाले लोगों को नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लॉजेज हैं जिस आधार पे पट्टा दिए जाने का दुरुपयोग होना माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो जो पट्टे हैं उन पट्टों को आप जिलाधिकारी महोदय के समक्ष चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उससे प्रभावित पक्ष हों इसीलिए चैलेंज करें।
आप कोई तृतीय पक्ष के रूप में भी हैं तब भी उस व्यवस्था को आप चैलेंज कर सकते हैं, उस पट्टे को आप चैलेंज कर सकते हैं, या एक सिंपल सी एप्लीकेशन देकर के जिलाधिकारी महोदय को इस बात के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि वो सो मोटो यानी स्वविवेकानुसार उन पट्टों पर वो संज्ञान लेते हुए उनको सामाजिक हित में और न्याय हित में निरस्त करें। आप एक कंप्लेंट जिलाधिकारी महोदय करिए, अगर जिलाधिकारी महोदय द्वारा उस कंप्लेंट पे संज्ञान नहीं लिया जाता तो आप लीगल फॉर्मेट में रेवेन्यू कोड के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग डीएम महोदय के समक्ष आप पट्टा कैंसिलेशन का वाद भी प्रस्तुत कर सकते हैं, और वाद प्रस्तुत करने के बाद न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी महोदय को सुनवाई करके उस पर न्याय संगत निर्णय करना होगा। जी, कॉल करने के लिए शिव कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं यदि कानून से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो। सर, अगला सवाल मेरा आपसे है कि स्पेशल क्रिमिनल केस में जांच का समय बढ़ सकता है क्या? देखिए, स्पेशल क्रिमिनल केस में कोई भी जनरल कोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन है उस इन्वेस्टिगेशन की ड्यूरेशन को आगे एक्सटेंशन नहीं कर सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी अपना व्यू देते हुए ये कहा कि स्पेशल एक्ट में जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है उस इन्वेस्टिगेशन को करने वाली एजेंसी के टाइम एक्सटेंशन का राइट भी स्पेशल कोर्ट को ही हो सकता है, जनरल कोर्ट को नहीं हो सकता है। इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना लेटेस्ट व्यू दिया और ये कहा कि पूर्व में जो सीजीएम कोर्ट द्वारा आदेश पारित किया गया कि जांच की मियाद को बढ़ा दिया जिस आधार पे बेल एप्लीकेशन एक्यूज की आई थी, तो ऐसी स्थिति में 90 दिन का समय पूरा होने पर जेल में एक्यूज था और उसकी बेल होने के लिए प्रार्थना पत्र आया। प्रोविज़न ये है कि उसको बेल में कंसीडर कर लिया जाना चाहिए, लेकिन ऑनरेबल सीजीएम कोर्ट ने उस केस में उस जो इन्वेस्टिगेशन था उसके ड्यूरेशन को बढ़ा दिया। अब ऐसी स्थिति में उसकी बेल प्रभावित हुई जो नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग हियरिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का व्यू सिर्फ इतना है कि स्पेशल एक्ट में किसी भी एक्यूज के लिए जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको स्पेशल कोर्ट ही इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरेशन को आगे बढ़ा सकती है, जनरल कोर्ट नहीं बढ़ा सकती जी। और लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि चेक को लेकर तमाम तरीके के इश्यूज होते हैं, तो दी गई चेकों का लोग दुरुपयोग भी करते हैं। बिल्कुल आपका सही कहना है। जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के व्यूज़ पूर्व में आए कि चेक दी गई इसका मतलब है कि आप द्वारा पेमेंट दिए जाने का जो दायित्व है उसको पूर्ण करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी केसेस देखने को मिले हैं जिन केसेस में जो चेक दी गई उस चेक का दुरुपयोग भी हुआ जी। बहुत जगह पर सिक्योरिटी के रूप में चेक दी गई, बिजनेस डीलिंग्स और ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसमें सिक्योरिटी के रूप में चेक दी गई कि ठीक है हमारे आपके बीच में ये बिजनेस है और इस बिजनेस में ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं, गुड्स और मनी का आदान प्रदान भी हो रहा है। ऐसी स्थिति में अगर कोई ब्रीच होता है आपस में एक दूसरे में कभी व्यापारिक मतभेद होता है तो वहाँ पर जो भी अमाउंट बचेगा उस अमाउंट को आप चेक के माध्यम से विड्रॉल कर लीजिएगा। अब ऐसी परिस्थिति में विवाद हो जाने के कारण फिर जिसके पास चेक होती है वो उस चेक को अपने हिसाब से यानी अकॉर्डिंग टू आवर व्यूज़ वो उस चेक को जो अमाउंट है उस अमाउंट से बढ़ा के अमाउंट मेंशन करते हुए, यदि अमाउंट मेंशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अमाउंट मेंशन नहीं है तो उस अमाउंट को फिल करके वो उस रकम को आहरण करने का प्रयास करते हैं। ये दुरुपयोग होता है चेक का। इसी तरीके से बहुत जगहों पर जहाँ पर सिक्योरिटी में चेक दी गई है और वहाँ पर उस व्यक्ति ने बिना किसी कारण के उस चेक को बैंक में रकम निकालने के लिए लगा दिया तो वहाँ पर स्टॉप पेमेंट करना होता है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जहाँ पर चेक का दुरुपयोग होता है। तो जो चेक प्रदाता हैं उनको बहुत संजीदा तरीके से अपने लीगल प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट करते हुए चेक को देना चाहिए। जी। सर, आपसे ये भी सवाल है कि किसी एग्रीमेंट में यदि कोई व्यक्ति चेक देता है तो उसका क्या इम्पोर्टेंस होती है, उसकी क्या महत्वता होती है? देखिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में वो अगर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के रूप में है, वो अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के कॉन्ट्रैक्ट के रूप में है, या वो किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के रूप में है जिसमें दो या दो से अधिक पक्षों के बीच में एक सहमति बनती है कि हम लोग इस तरीके से बिजनेस को आगे रन करेंगे, और वहाँ पे भी
जो चेक्स हैं उन चेक्स को इस बात के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो हमारे यानी ए पार्टी, बी पार्टी या मैनी अदर्स पार्टीज़ के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करने की बाइंडिंग्स होंगी। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं, कोई भी पक्षकार यदि ब्रीच करता है, तो चेक के माध्यम से दूसरा पक्ष अपनी जो नुकसान है उस नुकसान की भरपाई कर सकता है। जी। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जो इशू है वो ये है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को प्रॉपरली रीड करना चाहिए जी। और उनको फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन का अगर वायलेशन होता है तो कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच होता है, और जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऐसी सिचुएशन में लीगल प्रोसेस के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है। लीगल प्रोसेस में वो सिविल कोर्ट में प्रोसेस करें, वो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स में जाएं, या कोई भी ऐसे कार्रवाई जिस कार्रवाई के माध्यम से उनका राइट सिक्योर होता है उसको कर सकते हैं। जी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आंसर के माध्यम से हम दर्शकों को सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को प्रॉपर रीड करते हुए तभी साइन करना चाहिए और तभी कोई चेक का आदान प्रदान भी करना चाहिए, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट के व्यू के अकॉर्डिंग दी गई चेक के पेमेंट के देने की जिम्मेदारी चेक प्रदाता की है। जी। इसी बीच हमारे के साथ कुछ दर्शक जुड़ गए हैं सर। आरती शुक्ला है मुंबई से। आरती शुक्ला जी, अपना प्रश्न पूछ सकती हैं आप। हेलो सर। जी आरती जी, अपना प्रश्न पूछ सकती हैं आप। हाँ सर, मैंने एक प्रॉपर्टी लिया था 3 साल पहले, जी। रजिस्टर्ड हो गया है। तो रजिस्टर्ड के समय मेरे को पेपर दिखाया था सामने वाले ने जिसका मैंने प्रॉपर्टी लिया था। जी। मैंने पेमेंट भी पूरा कर दिया है, तो उसका अभी पेपर हमको नहीं दिया है। बाद में हमको पता चला कि बैंक का लोन है उसमें। जी। तो लोन जो है ना, तो वो अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है, वो पेपर अभी हमको नहीं मिले हाथ में। तो उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा है कि मैं कोर्ट में कुछ एप्लीकेशन कर सकूं या कुछ कर सकूं? देखिए, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है कि आपने जिस प्रॉपर्टी को परचेज करना है उसके लिए आपने कंसिडरेशन अमाउंट दे दिया है। यदि आपका कंसिडरेशन अमाउंट नंबर 1 में आपने उन्हें पे किया है तो आपको उनको एक लीगल नोटिस देते हुए उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारी प्रॉपर्टी संबंधी जिसको मैंने परचेज करने के लिए आपसे ये इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर कराया है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि उस प्रॉपर्टी में किसी तरह से कोई लोन लिया गया है और उस लोन की जो डिटेल थी वो आपको सेलर ने नहीं बताई है, तो ऐसी स्थिति में आपको उस संबंध में सर्च कराना चाहिए था। अब आपने नहीं कराया तो आपको उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए एक जर्नल पब्लिकेशन, सीपीसी के जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग एक जर्नल पब्लिकेशन आपको डेली न्यूज़पेपर पे कराना चाहिए, जिसमें आपको उस प्रॉपर्टी के डिस्क्रिप्शंस को डिस्क्राइब करते हुए ये फैक्ट लिखना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी को मैं परचेज कर रहा हूँ या कर चुका हूँ। इस प्रॉपर्टी के संबंध में किसी को कोई ग्रीवांसेस हैं, किसी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का कोई लोन है या कुछ भी ऐसा इस प्रॉपर्टी के संबंध में भार या दायिन है, तो वो आपसे विद इन 7 डेज, 15 डेज, 3 डेज जो भी आप ड्यूरेशन देना चाहें उन दिनों में आपसे संपर्क करें और आपका नंबर उसमें मेंशन होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपका जर्नल पब्लिकेशन हो जाने से आपको आगे अगर इस प्रॉपर्टी के लिए लिटिगेशन में जाना पड़े तो सपोर्ट मिलेगा, और सेलर को आपको एक नोटिस देनी चाहिए इस बात की कि वो आपको आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। अगर वो आपको उस नोटिस की रिप्लाई में वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं तब भी आपको जो सिविल प्रोसीडिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी के राइट को अपने फेवर में ट्रांसफ़र कराने की प्रोसीडिंग करने के एब्सोल्यूट राइट है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। पवन है आसाम से। पवन, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। लगता है संपर्क टूट गया है। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारा आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। फिलहाल वकील आपका में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज का नामकरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति